आपके पास बच्चों हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपके पास बच्चों क्वेश्चन है, आपको निकालनी है द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको निकालनी है द वैल्यू ऑफ समेशन। समेशन है आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1। और बच्चों जो n आपका वेरी कर रहा है, n 1 से लेकर के 13 तक वेरी कर रहा है। दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको उसे करना है। तो आप किस तरह से करेंगे, समेशन की प्रॉपर्टी इस लेवल पे सभी बच्चे जानते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आप बेसिक लेवल बिल्कुल कर चुके हैं, तो आप 100% इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप समेशन को ब्रेक करेंगे, तो ये समेशन आई की पावर n है। फिर दूसरा समेशन ब्रेक करेंगे तो आई की पावर n प्लस 1 है। तो बिगिनिंग लेवल पे हर बच्चा सबसे पहले समेशन की प्रॉपर्टी यूज करेगा और समेशन को ब्रेक कर देगा। उसके बाद बच्चों जब हम समेशन की वैल्यूज डालेंगे तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 डालेंगे, तो ये बन जाएगा i की पावर 1। फिर n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये i की पावर 2, i की पावर 3, इस तरह से बच्चों चलता रहेगा। ये i की पावर 13 है प्लस, फिर बच्चों हम n की वैल्यू 1 डालेंगे, n की वैल्यू 1 डालने पर ये i की पावर 2, फिर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो i की पावर 3, i की पावर 4, ऐसे बच्चों कितने टर्म्स हो जाएंगे, i की पावर 13 तक लिखेंगे। तो यहां तक सारे स्टेप्स हर बच्चे को क्लियर होंगे। समेशन, हर बच्चे को समेशन का मतलब पता है, समेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों जो आपके सामने नजर आ रहा है, दो टर्म्स नजर आ रहे हैं, एक ये जीपी नजर आ रही है और ये भी एक जीपी नजर आ रही है। जिन बच्चों को जीपी नहीं पता है तो मैं जीपी आपको बता देता हूं। जीपी उसे कहते हैं जिसमें हर टर्म का कॉमन रेशियो सेम होता है। मतलब जब सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें या हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, तो जो रेशियो आएगा वो सेम होता है, तो हम उस सीरीज को कहते हैं कि वो जीपी का फॉर्मेशन कर रही है। और बच्चों जीपी के एंड टर्म्स का जो सम होता है वो सभी बच्चे जानते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जीपी के एंड टर्म्स का सम लिखना है। तो जीपी के एंड टर्म्स का हम सम कैसे लिखेंगे, वो होता है ए क्या हुआ बच्चों, आई। ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। जीपी के एंड टर्म्स का सम सभी बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको लिख देता हूं अलग से। ए आर की पावर एन माइनस 1 या 1 माइनस आर की पावर एन, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये होता है जीपी के एंड टर्म्स का सम, ये सभी बच्चों को पता है इस स्टेज पे। इसको अप्लाई करिए बच्चों पहले समेशन के लिए। तो जब बच्चों अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, ए होता है फर्स्ट टर्म में, वो है आई, 1 माइनस आर की पावर एन। बच्चों कॉमन रेशियो क्या है, वो आई है, की पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 13, डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो सभी बच्चों को ये टर्म क्लियर होना चाहिए, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्लियर ना हो रहा हो, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल आई की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है। तो आई थिंक यहाँ पर सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और आखिरी टर्म बच्चों आई की पावर 13 नहीं है, आखिरी टर्म है आई की पावर 14, ठीक है ना। आखिरी टर्म क्या होगा, जब n प्लस 1 में n की जगह 13 बढ़ पड़ेगा तो वो i की पावर 14 हो जाएगा। आई थिंक ये टर्म सभी बच्चों को क्लियर है। प्लस बच्चों हमारे साथ बने रहिए, यहां पे देखिए a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जरा बच्चे यहां देखिए, सबको समझ में आया। अब ऐसा कोई बच्चा है जिसको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है और वो उसको सॉल्व करके बता दे कितना आ गया ये, कोई ऐसा बच्चा जो उसको सॉल्व करके बता -1 पाए प्लस आई, कितना आया। -1 प्लस आई, हाँ -1 आई प्लस आई, माइनस हाँ i-1 या -1 प्लस आई। ऐसा कोई बच्चा जिसको आई ना समझ माइनस में आया 1 तो वो मैं, गुड। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको ना समझ में आया हो वो मेरे से सॉल्व करा सकता है, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख करके दे रहा हूं। आंसर इज i-1। और बच्चों i की पावर 13 को आप यूज करेंगे i की पावर 4 के प्लस 1 से यूज करके। i की पावर 13 क्या है, i की पावर 13 क्या है, कोई बच्चा बताएगा। दिस इज 4k प्लस 1, ठीक है ना। तो 4k प्लस 1 का रिजल्ट क्या होता है, i होता है। तो i की पावर 13 की जगह आप i लिख दीजिए। और आई स्क्वायर बच्चों क्या होता है, -1 होता है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आएगा i-1। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है। इवन आप भरोसा नहीं करेंगे, ये काफी समय पहले, मतलब जब हुआ करते थे एग्जाम तब भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसको ऐसे भी दूसरा तो कर क्वेश्चन। सकते थे कि भाई यस बेटा फोर बताइए। टर्म्स का
सर वो क्या कह रहे हो बेटा? आई की पावर 1 आई की पावर, सर आई की पावर 1 हाँ आई की पावर 2 आई की पावर 3 आई की पावर 4 1 हो गया, तो सब कैंसिल आउट करते जाते हैं, मतलब हाँ हाँ, जीरो हो वो गया। तो बेटा हमने बताया ना आपको, वो तो आप वैल्यू पुटिंग से तो कर ही सकते हैं और डायरेक्ट सिमेट्री को यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे तो आप इसी तरीके से करिए तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी और भी वे हैं, ओके आपसे सर। जो जल्दी हो जाए आप उससे कर लीजिए। अगर आपको तरीका आजमाना है तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से दे रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ n इज n, ध्यान से सुनिए हमारी बात, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, खाली मत बैठिए। इफ n इज एन ऑड इंटीजर, if n is an odd integer, then 1 plus I की होल पावर 6n, ठीक है, एक एक्सप्रेशन में आपको लिख करके दे रहा हूं साफ सुथरा, दोबारा ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन है 1 प्लस आई की होल पावर 6n प्लस 1 माइनस आई की होल पावर 6n। ध्यान से देखिए, मैंने आपको लिखा है इफ n इज एन ऑड इंटीजर then 1 plus I की होल पावर 6n plus 1 minus I की होल पावर 6n is equal to, इसकी वैल्यू निकालनी है, is equal to। ओके, तो इसको करना है बच्चों। अब देखते हैं कितनी जल्दी हम इसको कर पाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहां पर ये जरूर बात ध्यान देंगे कि n आपका एक ऑड इंटीजर है, इस बात को जरूर आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो ये बात आपके दिमाग से निकल जाए, क्योंकि हो सकता है इसका यहाँ पे कोई यूज हो, तभी हो सकता है लिखा है। तो सबसे पहले बच्चों ये 6n है ना, हम उसको करने वाले क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3n, ध्यान दीजिए हम इसको करने वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से बच्चों ये 1 माइनस आई की होल पावर n 2 इंटू 3n यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। तो किसी बच्चे ने आंसर इसका तुरंत बता दिया, शायद उसको कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके हैं, तो वो आंसर पहले पहले ही बता रहा है, अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, काफी अच्छी बात है। तो बच्चों इसको ओपन करते हैं, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2i प्लस 3n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2i होल पावर 3n। तो यहां तक के टर्म्स आपको क्लियर है। तो बच्चों ये हो गया 2i की पावर 3n, ध्यान दीजिएगा। फिर ये है बच्चों माइनस 2i की पावर 3n। यहां तक के सारे टर्म्स आपको क्लियर है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3n इंटू आई की पावर 3n, और इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 2 की पावर 3n इंटू माइनस आई की पावर 3n, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम तो होगी नहीं 100%। अब बच्चों 2 की पावर 3n कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा आई की पावर 3n प्लस माइनस आई की पावर 3n, ठीक। और बच्चों ये यहाँ पर गिवन है कि आपका n ऑड है, जब अगर n ऑड होगा तो माइनस की पावर ऑड क्या होगा, माइनस की पावर ऑड से वो टर्म बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा आई की पावर 3n माइनस आई की पावर 3n, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि n ऑड है और ये वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आपका आंसर आ गया, वेल गुड, अच्छी बात है। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको ना समझ में आए वो मेरे से अभी भी डिस्कस कर सकता है, हो सकता है सर किसी लास्ट से 2 आंसर। स्टेप पे समझा दीजिए सर। हाँ, लास्ट 2 स्टेप्स बिल्कुल बताते हैं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल बताते हैं। देखो बेटा, ये वाला स्टेप आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा जिसमें मैंने अभी एरो लगाया है। उसके नीचे वाले स्टेप पे आप आइए। तो बच्चों नीचे वाले स्टेप में देखो क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस आई की पावर 3n, ठीक है, ये लिखा है, क्लियर। अब बच्चों n ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो आप n को 1 ले लो क्योंकि 1 एक ऑड नंबर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस आई की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि भैया n ऑड है तो हम एक ऑड नंबर तो कंसिडर कर सकते हैं ना अपने मन में। तो ये हो गया माइनस 1 की पावर 3 और i की पावर 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस 1 की पावर 3 क्या होगा, माइनस 1 होगा, तो माइनस आई की पावर 3 हो गया। और अगर इसको n के टर्म्स में चलाएंगे तो माइनस आई की पावर 3n हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों टर्म्स क्या हो गया, i की पावर 3n माइनस आई की पावर 3n, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आई थिंक अब देखिए अब आपको स्टेप क्लियर हो गए होंगे, स्टेप्स चेक करिए आपको क्लियर हुए। यस सर। ओके गुड। ओके, ये बीच बीच से छोटी छोटी आवाज पता नहीं किसकी आ रही है, चलो कोई बात नहीं। ओके बच्चों, क्वेश्चन पे बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी आ रहा है, वो भी आपको ही करना होगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ और बातें भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी ज्योमेट्री पे होता है, और मेरे हिसाब से अगर आपको ज्योमेट्री अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ी सी बात आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको इस स्टेज पे पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो, या अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रख लीजिए। सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आप थोड़ा सा समझ लीजिए हमारे साथ। मैंने एक बार आपको क्लियर भी किया था कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उससे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है वो एक कांस्टेंट के बराबर होती है। तो इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, तो बच्चों जैसे कोई फिक्स पॉइंट है x1 y1, ठीक, फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे यदि हमने कोई वेरिएबल पॉइंट ले लिया h, k, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे तो कई सारे वेरिएबल पॉइंट हो सकते हैं h, k, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर इन वेरिएबल पॉइंट्स का जो पाथ होगा ना वो क्या पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ को हम लोग करते हैं सर्किल कहते हैं। तो सर्किल इज द लोकस, लोकस इज द पाथ। तो बच्चों इस पाथ की इक्वेशन कब बनी, जब आप कहोगे जब एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों अब आप इस कंसेप्ट को यहां पे लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे सर ये हुआ कि h, k और x1 y1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है। तो बच्चों डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखेंगे ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ, वो हुआ h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। यही तो बच्चों कंडीशन है ना कि एक फिक्स पॉइंट की वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर है। तो हमने वो डिस्टेंस एक कांस्टेंट के बराबर कर दी। इससे जो बच्चों पाथ आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो पाथ क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल। और बच्चों पूरी ज्योमेट्री में, अब पता नहीं आपने कितनी पढ़ी या कितनी रिवाइज करी, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, पूरी ज्योमेट्री में जितना भी लोकस निकालना होता है तो लोकस को बच्चों हम लोग h, k से ही पहले एज्यूम करते हैं। जब हमारी कंडीशन लग जाती है, सिंप्लीफाई हो जाता है, तो हम क्या करते हैं आखिरी स्टेप में h को x कर देते हैं और k को y कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल कंडीशन निकल करके आ जाती है। तो बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और h को x कर देंगे, k को y कर देंगे, तो बच्चों आपके पास ये सर्किल की इक्वेशन होती है। ठीक, आई थिंक आपको याद आ गया होगा कि सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दो तरह से एग्जिस्ट करती है। एक तो ये मैंने आपको बताया x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें बच्चों सर्किल का सेंटर क्या है, सर्किल का सेंटर है x1 y1। और बच्चों रेडियस क्या है, रेडियस है आपकी a यूनिट। ठीक, याद रहेगा, आपको याद रखना है, याद रहे चाहे ना ये याद रहे, आपको करना ही है कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। लेकिन बच्चों सर्किल की एक इक्वेशन और भी होती है, वो भी आपको साथ ही में याद करनी है। वो इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वो भी आप समझ लीजिए हमारे पास। वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये भी बच्चों एक सर्किल की इक्वेशन होती है, क्योंकि अगर हम x माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। तो बच्चों ये भी एक सर्किल की इक्वेशन होती है जिसमें सर्किल का सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस होती है, अगर मैंने आपको नहीं बताया, ये पहली बार बता रहा हूं, तो आप इसको रेडियस को लर्न कर लो, होपफुली आपको आगे और पता पड़ जाएगा। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपको पता होना चाहिए कि सर्किल की इक्वेशन दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, एक या तो ऊपर वाला फॉर्म में दिखेगी या तो नीचे वाले फॉर्म में दिखेगी। होपफुली आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो जब आपको सर्किल पढ़ाया जाएगा उतना आपको फिर बताया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इतना बता दिया ताकि मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज कर पाऊं, वरना मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे क्वेश्चंस आपको फिर नहीं करा पाऊंगा, मुझे को छोड़ने पड़ेंगे।
ठीक है, तो मैंने आपको उतना बता दिया कि बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आपको नजर आए तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सर्किल को। और बच्चों इसमें आपको एक बात बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी कि इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, और वो कोफिशिएंट क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसके नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पे करते हैं, शायद उस क्वेश्चन से आपको और भी कंसेप्ट क्लियर पेज लगा दीजिए पूरा नोट करने के लिए रेडी है। हो। क्या कह रहे हो बेटा? एक्स स्क्वायर हाँ वाई बेटा, स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो तो उसको बनाए पहले। हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 100% 1 होना चाहिए, तभी वो रिप्रेजेंट कर सकती है सर्किल की इक्वेशन को। इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। बाकी भाई जब रेगुलर आपको क्लास पढ़ाई जाएगी सर्किल की तो उसमें आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी बेटा मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी कि भाई इतना आपको पता होना चाहिए वरना काम नहीं चल पाएगा। मेरे को काफी सारे फिर क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ लोकस गया बता होगा। दीजिए, लोकस। क्या करो बेटा? सर बस लोकस। फील्ड नीचे कर दीजिए। हाँ, लोकस बता दे, अभी बता देते हैं। लोकस फिर से सुन लो, कोई बात नहीं बेटा। लोकस इज नथिंग, लोकस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। कोई भी पाथ की इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं लोकस। लोकस इज द पाथ। क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक पाथ है। ठीक है ना? अगर इस यस पाथ सर। की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग को देखना है कि हर बार कंडीशंस अलग अलग दी जाती है। पैराबोला के लिए कंडीशंस अलग दी जाती है, इलिप्स के लिए कंडीशंस अलग दी जाती है। अगर पैराबोला आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन अगर पैराबोला होता तो पैराबोला में आपको बताया बताया जाता कि वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होती है। लेकिन जब सर्किल पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो जो भी कंडीशंस बताई जाती है वो कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने पर आपको पाथ की इक्वेशन मिल जाती है। यहाँ पर वो पाथ क्या है? सर्किल है। अगर आपको सर्किल कम समझ में आ रहा है तो मैं उसको एक अलग कलर से शो कर दे रहा हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसको मैंने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और वो दोनों रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर कोई कंडीशन सिंप्लीफाई होने पर इस तरह से आती है तो भी बच्चों वो सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी। होपफुली आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सर्किल है, मतलब मैंने बहुत हाई फाई अभी नहीं बताया है, आपको आपकी रेगुलर क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैंने जितना बताया होपफुली आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। काफी देर तक समझा दिया, काफी देर तक एक ही चीज एक्सप्लेन करते रहे। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज, अगले पेज पे चले जाते हैं। आपको इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप मतलब घबराइए नहीं। चलिए, क्वेश्चन इज, इफ imaginary part of z minus 1 whole divided by 2z plus 1, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। if imaginary part of z minus 1 upon 2z plus 1 equal to minus 4, then z represents क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अभी हम लोग को निकालना है। चलिए, हालांकि आपको जब एग्जाम में आएगा तो उसमें 4 तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, भी डायरेक्टली करा रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले जब एग्जाम में इस तरह की कंडीशन दी जाएगी तो इस तरह की कंडीशन देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना? एक बच्चा है, उसने हमको भेजा था कि एक सॉल्व द इक्वेशन करके, मैंने उसको भेजा था। तो किसी भी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
सर वॉइस चली गई है। सर वॉइस चली गई है। सर वॉइस चली गई। तो ओके बच्चों, आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आपने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लगाया, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I टाइम्स BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और आपके पास गिवन था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो -4 के इक्वल है, तो आपने इमेजिनरी पार्ट को -4 के इक्वल कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल करके आ गई। इसका मतलब आपको ये जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा पाथ जो कि क्या है, सर्किल। ठीक है, मैंने होपफुली आपको 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब तो समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे ध्यान से देखिएगा वरना समझ में आना बंद हो जाएगा एक टाइम बाद। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आई tan अल्फा, नेक्स्ट क्वेश्चन, if z is equal to 1 plus I tan अल्फा, जहां पर बच्चों जो अल्फा है वो लाई करता है पाई से 3π/2 के बीच में। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास z है 1 प्लस आई tan अल्फा, जहां पे जो अल्फा है वो लाई करता है पाई से 3π/2 के बीच में। देन आपसे बच्चों पूछा गया है कि वो जो मॉड z है वो किसके इक्वल होगा, जो मॉड z है वो किसके इक्वल होगा। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मैं तो आपको थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको करके बता रहा हूं। देखिए ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों। मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हो तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है माइनस अल्फा। अरे वाह, दिस इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब बच्चों आपको आपके सर ने बताया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। अब ये मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा कि नेगेटिव साइन से, या आपको ये रिलेशन पता नहीं कितना डेप्थ में जाके बताया गया है, नहीं बताया गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब बच्चों आपको ये रिजल्ट या तो आपको सेक अल्फा लिखना होगा या तो माइनस सेक अल्फा लिखना होगा। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि ये जो अल्फा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC लगाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का tan होता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सेक होता है तो वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव। यानी ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक नेगेटिव रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या है सेक अल्फा, ये एक नेगेटिव रिजल्ट है। हमें इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव, क्योंकि आपको आपके सर ने बताया होगा कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ माइनस सेक अल्फा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम किसी का भी सेक लेंगे तो नेगेटिव होगा, तो दैट मींस सेक अल्फा आपका नेगेटिव है। लेकिन आपको आपके सर ने पढ़ाया रखा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस सेक अल्फा हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा वो आप करेंगे, मैं आराम से बैठूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, इफ z plus I upon z minus I is equal to √3, then the radius of circle is। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी है, तो मैं आपको ऑप्शन भी लिख के दे रहा हूं। दिस इज 2/√21, बी है 1/√21, सी है √3 और डी है √21। तो पहले बच्चों आप भी कुछ कर लीजिए, तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक, तो अच्छी बात है, आ गया। बच्चों देखिए ऐसा होता है कि अगर हम लोग एकदम बिगिनर हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया कि आप z की जगह x प्लस आई वाई डाल दो, z की जगह x प्लस आई वाई डाल दो, आपका क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एकदम बिगिनर है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे z प्लस आई अपॉन z माइनस आई, तो z की जगह अगर आप x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई आप आराम से पुट करिए, आपसे क्वेश्चन होगा। जिनसे निकलता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनसे नहीं निकलता है वो घबराने लगते हैं कि सर मेरा आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों। तो ये हो गया x प्लस आई टाइम्स y प्लस 1, x प्लस आई टाइम्स y माइनस 1, ये ठीक। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा जैसे आप लिखना चाहें, जैसा आप करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड है, आप कैसे कर रहे हैं आप मेरे को नहीं पता, आप जैसे भी कर लो। ये तो मैं एक वैसा तरीका बता रहा हूं जो एकदम बिगिनर बच्चा भी करेगा तो भी हो जाएगा। तो इसको अब आप कर लो सिंप्लीफाई। कैसे बताया था, AC प्लस BD, ये अभी मैं आपके लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि भैया आपको ना हो पाए तो आप देखिए, अपॉन C² प्लस D² प्लस आई टाइम्स क्या है BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। ठीक है, ऐसा ही तो कर रहे होगे मेरे ख्याल से, जो एकदम बिगिनर है वो बच्चे ऐसे ही कर रहे होंगे। तो बच्चों z प्लस आई अपॉन z माइनस आई का मैंने क्या निकाल लिया, उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या लेना है, इसका मॉडुलस लेना है, और इसका मॉडुलस किसके बराबर करना है, √3 के। तो बच्चों हम लोग मॉडुलस लेते हैं और मॉडुलस में दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, तो यहां से मॉडुलस हट जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइनली, ये फाइनली बच्चों जब सिंप्लीफाई वगैरह करोगे ना, तो सिंप्लीफाई वगैरह करने पे मतलब आपके पास जो रिलेशन दिया है उसको आप यूज करिए। आपके पास क्या रिलेशन दिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मॉडुलस है, इसका जो मॉडुलस है दिस इज z प्लस आई अपॉन z माइनस आई, इसका मॉडुलस √3 के इक्वल है। तो बच्चों आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में निकाल चुके हो। अब इसका मॉडुलस कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू √3, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा। और जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं और इसको कंपेयर करते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे, तो आपका 2g जो है वो 0 है क्योंकि ऊपर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, 2f जो है वो -4 है क्योंकि ऊपर f का y का कोफिशिएंट -4 है, तो f आ गया -2, c आपका जो है 1 है। तो बच्चों आपका GFC आ गया। तो रेडियस क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। इसको जब बच्चों आप पुट करेंगे तो पुट करने पर आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा √3। तो एक तो वन ऑफ द मेथड ये है। अगर किसी बच्चे को सर्किल की इक्वेशन कंफर्टेबल नहीं है तो वो सर्किल की इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता है, स्क्वायर बना के। ये इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो दिस इज x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं।
तो भी रेडियस जो है √3 आएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से समझना चाहते हैं। और कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे ने मेरे को सॉल्यूशन भेजा है, वो भी सॉल्यूशन काफी अच्छा है, आप उससे भी कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। एक बच्चा जो है उसने हमको सॉल्यूशन इस तरह से भेजा है, वो भी सॉल्यूशन एकदम सही है, जरा चेक कर लीजिए। क्लास लीव मत करिएगा वरना समझ में आना बंद हो जाएगा एक टाइम बाद। ये √3 हो गया, ठीक है। एक बच्चे ने बताया कि सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉडुलस को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो सर देखिए हमने मॉडुलस को इस तरह से ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये एक बच्चे ने किया है ऐसे, ध्यान दीजिए। ये देखिए ध्यान से, एक बच्चे ने ऐसे करके भेजा है। अब उसने क्या किया है, z की जगह x + iy डाल दिया है। तो जैसे ही z की जगह x + iy डालेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया x + i टाइम्स y + 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x + i टाइम्स y - 1। तो ये बन जाएगा √(x² + y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 टाइम्स (x² + y - 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये एक वन ऑफ द मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, तो आपके पास बच्चों ये इक्वेशन वापस आ जाएगी जो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। और सर्किल आपके पास दो वे है, या तो आप इसको x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² में कन्वर्ट कर लीजिए, या जो मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी उससे कंपेयर करके निकाल लीजिए। तो दो वे हैं आपके पास, जैसे भी आप करिए। तो सेंटर बच्चों आपका 0,2 है और रेडियस आपके पास √3 है। तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए करने के, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो काफी सारे बच्चों ने मेरे को एज अ डाउट की जगह भेज दिया है, तो वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। काफी सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर ये आर्ग्यूमेंट करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x + iy, बताया था, तो इसका पोलर फॉर्म क्या था? पोलर फॉर्म था z = mod z टाइम्स cos थीटा + i sin थीटा। तो बच्चों इस में जो आर्ग्यूमेंट होता है उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। अब जब हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग एक और नाम देते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये हर क्वाड्रेंट में अलग अलग लाई करता है, हर क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन बच्चों आपको ये पता होना चाहिए इस थीटा को जनरली आर्ग्यूमेंट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो उसमें आर्ग्यूमेंट आप लिखेंगे हमेशा के लिए थीटा = tan इनवर्स mod y/x। याद रखिए बच्चों, जो अब हम बता रहे हैं ध्यान से, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर उसमें आर्ग्यूमेंट का जिक्र किया जाए तो आप लिखेंगे tan इनवर्स mod y/x इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? अब ये डिपेंड करेगा अगर आप किस फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में डिपेंड करेगा कि ये आर्ग्यूमेंट हर क्वाड्रेंट में बदलता रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता है पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -π+, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है -tan इनवर्स mod y/x। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। लेकिन अब आप ये हमसे दोबारा ना पूछिएगा कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। मैं आपको आर्ग्यूमेंट एकदम क्लियर कट बता दे रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट इज tan इनवर्स mod y/x। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट लिखना हो तो आप बच्चों इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है? अब समझिए, दिस इज आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट। अब बच्चों देखो जरा क्वेश्चन आपके पास क्या है। क्वेश्चन है बच्चों जो आप हमको बार बार भेज रहे हैं क्वेश्चन, जरा वो समझ लीजिए। इफ
if z is equal to x plus iy is a variable complex number, is a variable complex number such that argument of z minus 1 upon z plus 1 is equal to pi by 4, then आपके पास 4 कंडीशंस मतलब 4 आंसर्स दिए, उसमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, अब वो चारों आंसर्स अभी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें से कौन सा आएगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो जरा समझिए वो किस तरह से आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, अगर आपके पास इस तरह से एक कंडीशन दे दी जाए तो भी बच्चों z का लोकस निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है आपके पास हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे RE लिखा हो या IM लिखा हो, ARG भी लिखा हो सकता है। ARG का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, RE लिखा हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, IM लिखा हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। बोलो समझ में आया। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट लिखना है, और आर्ग्यूमेंट लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अपना क्वेश्चन चालू कर लीजिए, आप चालू करिए। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले तो हम इसका आर्ग्यूमेंट तो तभी लिख सकते हैं ना जब हम a प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। बिल्कुल, तो पहले आप करिए आराम से उसको रिप्रेजेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए करिए। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, जरा इसको बताएगा कोई सिंप्लीफाई करके। क्या आ रहा है, ये आ रहा है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I टाइम्स BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आप बताएंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है इसका। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यस बेटा, थैंक यू। ये बेटा क्या आ रहा है, ये वाला, ये 2y आ रहा है क्या, 2y है देखो। हाँ 2i, हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया 2y अपॉन दिस इज नहीं ये 2y। सिर्फ 2 आ रहा है सर, ये हाँ ऐसे। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने निकाल लिया, एक बच्चे ने बता दिया तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली। अब बच्चों देखिए, हमको क्लियर कट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ना ही रियल पार्ट चाहिए ना ही इमेजिनरी पार्ट चाहिए, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट चाहिए। और बच्चों मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स y बाय x। क्या होता है, y बाय x। तो y और x मतलब मॉड होता है, ये तो पॉजिटिव पहले से ही है, तो आप tan इनवर्स y बाय x लिख दीजिए। दिस इज जरा देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं, उधर ध्यान दीजिए। ये y की जगह है, देखिए ये पूरा किसकी जगह है, y की जगह, और ये पूरा किसकी जगह है, x की जगह है। तो tan इनवर्स क्या मैंने बताया, y बाय x। ये बच्चों होता है आर्ग्यूमेंट का मतलब, जो आप लोग बार बार बुक्स में देख रहे हैं और कंफ्यूज होकर के मेरे पास भेज दे रहे हैं कि सर ये आर्ग्यूमेंट क्या है। हालांकि ये एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ना ही आरडी शर्मा का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ये सब दूसरी बुक से लगा रहे हैं। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दिया। देखिए ये लिखा है tan इनवर्स मॉड y बाय x, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बच्चों ये आर्ग्यूमेंट मैंने लिख दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ये है। और ये बच्चों आर्ग्यूमेंट किसके बराबर है, पढ़िए जरा, पाई बाय 4 के बराबर है, तो उसको पाई बाय 4 कर दो। ठीक, अब बच्चों जब tan इनवर्स उधर जाता है ना, तो tan इनवर्स उधर से जाकर उधर पहुंच के वो tan हो जाता है। इधर बात समझो, अगर tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में है तो उधर जाकर के 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन के आने वाली है
कि 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10π/4। और बच्चों 10π/4 क्या होता है? 1045 डिग्री। तो 1045 डिग्री क्या हुआ? 1 हुआ।